दोस्तों, आज की कहानी जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो कोई मामूली कहानी नहीं है, बल्कि इस साल की एक बेहतरीन सी थ्रिलर कहानी है जिसमें हम देखेंगे कैसे तीन रिसर्चर एक चीज को ढूंढने के लिए एक जगह पर पहुंच गए जहां पर उनकी मुलाकात खुद से ही हो गई। जी हाँ, खुद से। ऐसा कैसे हुआ ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। कहानी की शुरुआत में हम कुछ माइक्रो बैक्टीरिया को देखते हैं, जिसके बाद हमें प्रियाल नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो एक बायोलॉजिस्ट है और इस काम को करने में उसे बेहद ही दिलचस्पी है। हालांकि उसके माता पिता चाहते हैं कि वो शादी करके किसी अच्छे घर में सेटल हो जाए, पर प्रियाल के कुछ और ही सपने और उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए वो लगी हुई है। उसे कुछ ऐसा ढूंढना है जिसे कोई भी ढूंढ पाया नहीं, ताकि लोग उसे जान सके, उसकी खोज की तारीफ करे। इस बीच वहाँ बेन आया जो उसी के साथ काम किया करता है। उसने बताया कि हमें अभी तुरंत ही ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट में जाना होगा ताकि वहाँ बने उस दलदली इलाके से कुछ सैंपल ले सके। अब इस चीज के बारे में प्रियाल को कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि उसे किसी ने कुछ बताया नहीं था, पर वो मान गई क्योंकि उसे ऐसी जगहों पर जाना बेहद पसंद है और खासकर जब कुछ खोज करने के लिए जाना हो तब तो वो हमेशा तैयार रहती है। पर आज उससे बीच में एक स्टूडेंट बिल भी शामिल हो जाता है जिसकी ये पहली रिसर्च होने वाली है। पर ये इन दोनों के लिए कोई नया काम नहीं था। अब तीनों ही अपनी जरूरत के सामानों को पैक करके निकल जाते हैं क्योंकि सफर लंबा है। वो इलाका शहर से काफी दूर है, एक सुनसान जगह पर जहाँ शायद कोई मुश्किल से पहुंच पाता होगा, पर इनका काम है तो इन्हें जाना ही पड़ेगा। अब बीच में बेन को ये फिक्र सता रही है कहीं उस दलदल में जाने से उसे मलेरिया ना हो जाए, तो प्रियाल उसे बताती है कि वो फिक्र ना करे क्योंकि अभी मलेरिया का सीजन नहीं है, उसे काफी मजा आएगा, बस हर चीज को अच्छे से करे। और इतने में वो लोग गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहां वो दोनों अंदर कुछ ग्रोसरी लेने के लिए चले जाते हैं। वहीं बाहर प्रियाल कार में फ्यूल फिलअप करने लगती है। इतने में उसके पास एक शिकारी आया जो वहीं का लोकल था। वो प्रियाल के साथ फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन जैसे ही उसे पता लगा कि वो उसी दलदली जगह पर सैंपल इकट्ठा करने जा रही है तो उस शिकारी के हाव भाव बदल जाते हैं, जिसके कारण वो उसे बुरा भला कहने लगा और बहुत ही गंदी गालियां देने लगा। और ये सुन प्रियाल उसे पलट कर जवाब तो देना चाहती थी, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। पर यहाँ के लोकल उस जगह से इतने डरते क्यों हैं? आखिर ऐसा क्या है वहां पर? खैर, उसके साथ ही अब अंदर जाते हैं तो यहाँ ये लोग भी अपने सफर को कंटिन्यू करते हैं, जिस दौरान बेन काफी सारी बातें करता है और इसे हमें जानने को मिलता है कि वो इस दुनिया में बढ़ती आबादी को कटते हुए पेड़ों के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान है, क्योंकि वो हमेशा से चाहता है किसी हरी भरा जगह पर रहने के लिए, लेकिन इसके लिए पैसे चाहिए जो कि उसके पास नहीं है। वो कोशिश में है। खैर, एक दिन के बाद से ये लोग उस जगह के किनारे पहुंच जाते हैं और वहीं पर ही अपना कैंप लगा लेते हैं, क्योंकि अब इन्हें यहीं पर कुछ समय रहना है ताकि कुछ अच्छे सैंपल ले सके। रात हो जाती, ये सभी डिसाइड करते हैं कि इन्हें कल से ही अपना काम शुरू करना पड़ेगा, इसीलिए सब खाना खाने लगे। तब बेन ने दोनों को कुछ कहानियां सुनाई। यहाँ के लोकल का मानना है कि जो कोई भी यहाँ पर कदम रखता है उसे कुछ ही दिन के अंदर खुद के हमशक्ल दिखना शुरू हो जाते हैं। न जाने कैसे, लेकिन वो उन्हें खुद के काबू में कर लेता है और फिर उनसे वही करवाता है जो वो चाहता है। उसकी इस डरावनी बातों को सुनकर बेन काफी डर गया, इसीलिए प्रियाल उसे अभी ये बकवास बंद करने को कहती है। सुबह होने पर ये लोग उस जगह के आसपास जमे हुए पानी को सैंपल लेना शुरू करते हैं। इस दौरान प्रियाल को वहाँ वही शिकारी दिखता है जिसे वो गैस स्टेशन पर मिली थी। दरअसल वो अपनी पत्नी के साथ सुअर का शिकार करने के बाद उसे साफ कर रहा था, जो बात प्रियाल को कुछ खास पसंद नहीं आती, क्योंकि यहाँ पर शिकार करना अलाउड नहीं, केवल उन लोगों को इजाजत है जिनके पास परमिट। तो उसकी पत्नी कहती है कि उनके पास परमिट है, उसे परेशान ना करे, लेकिन प्रियाल को पता होता है कि वो झूठ बोल रही है, क्योंकि जिनके पास परमिट होता है वो ऐसे छुपकर शिकार नहीं करते। वो अब उनकी फोटोज को क्लिक करना शुरू करती है, जो चीज उस आदमी को पसंद नहीं आती, इसीलिए वो उसके प्रति अब आक्रोश दिखाना शुरू करता है। पर बेन आकर प्रियाल को दूर ले जाता है, जिससे कि माहौल शांत होता है। रात हो जाने पर ये लोग अपने कैंप पर लौट गए, लेकिन अब जब ये सोने के लिए गए तो प्रियाल को कुछ अजीब सी आवाजें आई, जैसे उन्हें कोई पुकार रहा हो। उसने उन दोनों को भी उठाया, पर उन्हें कुछ भी ऐसा सुनाई नहीं दे रहा है। अब वो उसे सोने के लिए कह देते। लेकिन दोस्तों, जब अगली सुबह हुई तो उजाला हुआ तो उन्हें वहां की हवा में एक गंध महसूस हुई। ये थोड़ी दूर गए इस बात का पता लगाने के लिए, तो इन लोगों को अपने सामने सुअर का कटा हुआ सर दिखा, जिसे आग पर ऐसे ही रख दिया गया था। जो देख प्रियाल कहती है कि ये जरूर जैक और उसकी पत्नी का ही काम होगा। वो चाहते हैं कि हम डर जाएं और यहाँ से वापस चले जाएं, लेकिन हम अपना काम किए बिना वापस नहीं जाने वाले। तब बेन कहता है कि क्या हमें पुलिस को इत्तला कर देना चाहिए। प्रियाल मना करती है, क्योंकि पुलिस को यहाँ तक पहुँचने में कम से कम एक दिन तो लग ही जाएंगे। तब तक वो दोनों चले जाएंगे, हमारे पास कोई सबूत भी नहीं है। एक कैमरा था, वो भी उन्होंने छीन लिया, इसीलिए बेहतर है कि हमें अपने काम पर ध्यान देना होगा। इतना कहकर ये लोग जैक के लगाए हुए मछलियों के जाल को हटाने लग गए। वहीं प्रियाल और बिली दोनों सैंपल लेने के लिए चले गए, जिस दौरान उन दोनों के बीच अच्छी खासी बातें हुई और ये बात इतनी बढ़ गई कि दोनों इंटीमेट हो गए, जिस बारे में बेन को भी पता लग गया।
इसीलिए उसने सुबह उससे कहा कि जो कुछ भी तुम कर रही हो वो गलत है, वो तुम्हारा स्टूडेंट और हमारी यूनिवर्सिटी के रूल के खिलाफ ही है। अब प्रियाल को उसकी ये बात पसंद नहीं आती, इसीलिए वहां से गुस्से में अकेले ही सैंपल लेने के लिए चली गई और इन दोनों को यहीं छोड़ दिया। प्रियाल जब वहां उस दलदली इलाके में गई तो उसे कुछ अजीब सा महसूस होना शुरू हो गया। पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर धीरे धीरे करके उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लग गई, जैसे कोई सीटी मारकर उसे पुकार रहा हो। और ये सुन वो एकदम से ही सहम गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। ऐसा लग रहा है कि मानो वो आवाजें उसके अंदर एकदम तीर की तरह चुभ रही हो। इसीलिए वो फौरन अपना सेलफोन निकाल कर मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन घबराहट में उसने अपना सेलफोन खुलता ही नहीं। हो ना हो ये जैक का ही काम हो सकता है, ऐसा उसे लगता है। और इसीलिए वो वहां से अपने साथियों के पास आ गई और बेन से वहां सैंपल इकट्ठा करने के लिए कहा। वो कहती है कि जाकर तुम जल्दी से सैंपल कर लो, फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं। पर बेन का बर्ताव कुछ ठीक सा नहीं था। दरअसल उसे न जाने क्यों, लेकिन कुछ दिन और यहाँ पर रुकना था। शायद वो कुछ छुपा रहा है, इसीलिए वो उससे कहता है कि कल वो जाकर कोशिश करेगा कि जितना हो सके उतना सैंपल इकट्ठा कर सके, पर आज अभी वो थोड़ा आराम करेगा। अब उसकी ये बातें सुन प्रियाल को बहुत इरिटेशन होती है, पर वो कुछ भी कर तो नहीं सकती। अब दोस्तों रात हो गई, चारों ओर अंधेरा छा गया, सभी अपने अपने टेंट में चले गए। पर प्रियाल के साथ कुछ अजीब सी घटना होती है। अचानक से उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि कोई है जो टेंट के अंदर आने की कोशिश कर रहा है। उसके हाथ बहुत ही नोकीले हैं, जिसे वो उस टेंट को आसानी से फाड़ देता है। पर प्रियाल भागकर बाहर आ गई और बस भागती रही। इतने में सुबह हो गई और हमें बताया गया कि असल में उसका एक सपना था, लेकिन प्रियाल की शर्ट असल में हल्की सी फटी थी और उसे देखकर लगता है कि शायद उसने नींद में खुद ही उसे फाड़ दिया होगा। वेल बाहर आने पर वो अपने साथियों से कहती है कि हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, इतने में तुम जाकर सैंपल ले आओ, मैं यहीं पर हूँ। अब बिली और बेन दोनों ही उस दलदली इलाके में एकदम बीच वाले इलाके में चले जाते हैं, जिसमें चारों ओर ऊंची ऊंची घास थी। यहाँ बेन काफी बार आ चुकी, लेकिन आज उसे ऐसा लग रहा है कि कहीं वो खो तो नहीं गया। उसकी इस बात से बिली और उसमें बहस हो जाती है। इतने में कुछ दूर आगे जाने पर खून के निशान भी मिलते हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो किसी ने यहाँ पर शिकार मारा हो। शायद ये जैक का काम होगा, क्योंकि वहां पर उन्हें प्रियाल का कैमरा भी मिलता है जो खून से सना हुआ था। तो बेन ने उसे उठा लिया और फिर आगे बढ़ गए। दूसरी तरफ प्रियाल के पास एक डॉग आता है जिसके शरीर पर सिर्फ खून के धब्बे थे, वो भी एकदम ताजे। ये डॉग शायद जैक और उसकी पत्नी का होगा, इसीलिए उसे अब अपने दोस्त की फिक्र होने लगी। तब उसने डिसाइड किया कि अब उन्हें ढूंढने के लिए जाएगी और मिलने पर सभी वापस चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ रुकना अब सही नहीं है। लेकिन इन तीनों को कहाँ पता है कि अब यहीं से तो असली कहानी शुरू होने वाली है। कुछ ऐसा होने वाला है जो हमारी और आपकी कल्पना से परे। दोनों ने अपनी अपनी रफ्तार तेज कर ली, क्योंकि उन्हें अब ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मानो उनका कोई पीछा कर रहा हो। बिली तो बेचारा बहुत ही ज्यादा डर गया, क्योंकि वो इस जगह पर पहली बार आया। लेकिन बेन के लिए अब ये सब एकदम नया है। अब भागते भागते ये लोग एक खुले मैदान में आ जाते हैं। तभी इन्हें ऐसा लगता है कि कोई है जो घास के अंदर से बाहर आ रहा है। लेकिन ये तो प्रियाल थी जो इन्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आई। पर इन्हें लगा कि शायद इनका कोई पीछा कर रहा है। यहाँ बेन उसे उसका कैमरा देता है जो उसी जगह पर मिला था। अब उस कैमरे को खोलने पर उन्हें एक वीडियो मिली जिसमें हम देख सकते हैं कि जैक किसी जानवर का शिकार कर रहा है। कि इतने में कोई चीज पीछे से आकर उन दोनों पर हमला करती है और खून के धब्बे कैमरे पर पड़ते हैं। लेकिन यही नहीं, बाद में वो चीज जैक को खींचकर अपने साथ ले जाती है। कि तभी अचानक इन्हें कोई बड़ी बड़ी घासों के बीच से आते हुए नजर आता है। ये तीनों ही घबराकर पीछे हट जाते हैं। पर इतने में वहां जैक बाहर आया जिसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। हाथ पैर को रस्सी से रस्सी को बांध रखा था, जो रस्सी उसी घासों के बीच से आ रही थी। इतने में ये लोग कुछ समझ पाते या फिर उसकी मदद कर पाते कि तभी उसे फिर से कोई खींच कर अंदर ले जाता है। लेकिन इस बार ये भी उसके पीछे पीछे भागते हैं ताकि उसकी मदद कर सके। भागते भागते ये लोग सूखे हुए पेड़ के पास पहुंच गए जहाँ पर जैक को उल्टा लटकाया गया था। पास जाने पर पता चला उसकी सांसें अभी भी चल रही है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे खोल पाते इन्हें फिर से वही सीटी की आवाज आने लगी और यह एहसास हुआ कि शायद कोई फिर से उनकी ओर आ रहा है। ये तो सभी वहीं पास की झाड़ियों में छुप जाते हैं। इस दौरान वहां कोई आया जो था तो इंसानी रूप में, लेकिन वो इंसान तो नहीं था। तो फिर क्या था? उसने जिंदा ही जैक के शरीर को काट डाला, उसके अंदर कुछ अंगों को बाहर निकाल कर वहीं रख दिया और फिर गायब सा हो गया। तीनों के लिए ये सब नया नहीं है, क्योंकि बेन ने इन्हें जो कहानी सुनाई थी उसमें यही सब तो था। पर उसे कैसे पता ये सब होता है यहाँ पर? अब हूबहू वही सब कैसे हो रहा है? खैर कुछ देर वहीं छुपने के बाद तीनों फैसला करते हैं कि अब तो कार और उनका फासला काफी दूर हो चुका है। इन्हें अब सड़क की तरफ चलना चाहिए जहाँ से ये किसी से मदद मांग सके। अब यहाँ से वो भागना शुरू करते हैं और फिर एक खुले मैदान में पहुंचते हैं जहाँ इन्हें एक बार सीटी की आवाज दोबारा सुनाई देती है और ये सीटी इस बात का संदेश दे रही है कि वो आ रहा है। ये लोग फौरन छुप गए। तभी प्रियाल ने देखा कि अमांडा इसी ओर घबरा कर भागी आ रही है।
अमांडा असल में जैक की पत्नी है जो कि खून से सनी हुई है और बार बार एक ही बात कह रही है कि वो आ रहा है, वो आ रहा है। अब प्रियाल उसे फौरन लेकर अंदर आई, लेकिन इतने में मदहोशी की हवा चली जिसके नशे में मानो सब मदहोश हो गए। इसी का फायदा उठाकर उस दानव ने अमांडा को फिर से खींच लिया और अब वो कहाँ गई किसी को पता नहीं। लेकिन इन्हें इतना तो जरूर पता है कि ये जगह उतनी भी नॉर्मल नहीं है जितना ये सोच कर आए थे। अब जाकर इन्हें एहसास हो गया है कि ये एक भूल भुलैया में फंस चुकी है जहाँ से बाहर निकलना अब उनकी बस की बात नहीं है। इतना घबराहट में बेन वॉशरूम करने चला गया और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। वो शैतान अब उसे भी खींच कर ले गया, लेकिन शुक्र है कि उसको दोस्तों ने उसे ढूंढ लिया। उसी सूखे पेड़ पर उसे भी उल्टा लटकाया हुआ था, लेकिन शुक्र है कि उन्होंने उसे ढूंढ लिया। उसी सूखे पेड़ पर उसे भी लटकाया गया था। प्रियाल फौरन उसे फ्री करने में लगी और एक बार फिर वही सीटी की आवाज आई। लेकिन एक बार फिर से वही सीटी की आवाज आई और इस बात का संदेश दे रही है कि वो आ रहा है। ये दोनों जाकर छुप गए क्योंकि अगर वो यहाँ रुके तो उन्हें भी खत्म कर देगा। वो अपनी आंखों के सामने अपने दोस्त की ऐसी दर्दनाक मौत देखकर इनके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस शैतान ने जिंदा हालत में उसकी अतड़ियां बाहर निकाली और फिर उसे खा लिया। इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये रिसर्च का एंड ऐसा कुछ होगा, वरना ये कभी आते ही नहीं यहाँ पर। अब बिली कहता है कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ से बचकर जरूर बाहर जाएंगे। पर यहाँ एक दिक्कत थी। दरअसल जो कैंपस प्रियाल के पास था वो अब काम नहीं कर रहा, इसीलिए लोग फैसला करते हैं कि उन्हें नॉर्थ की ओर जाना चाहिए। उसी ओर भागना शुरू करते हैं और वापस से वहीं आ गए जहाँ से शुरू किया था। क्योंकि कंपास तो काम ही नहीं कर रहा है तो प्रियाल ने कहा कि हमें सूरज की तरफ जाना चाहिए, लेकिन इस बारी भी ये वापस आ गए। ऐसा करते करते इन्होंने चारों दिशा की ओर जाने की कोशिश, लेकिन हर बारी ये वापस लौटकर वहीं आते थे। अब ऐसा लगता है कि ये बहुत दूर तक चलकर आ गए हों, पर वापस आकर रुकने पर वो उसी सेम जगह पर रुकते थे। अब दोनों ही प्यासे एकदम परेशान थे, लेकिन फिर भी चले जा रहे हैं। इस बीच इन्हें फिर से वो आवाज आती है। प्रियाल ने सोचा कि वो हमारी गंध को सूंघकर हमारा पीछा कर रहा है, इसीलिए हमें अपने कपड़े फेंक देना चाहिए, जो चीज सच भी साबित होती है। जी हाँ, क्योंकि वो उन्हीं कपड़ों के पास गया जिससे ये दोनों बच गए। लेकिन तभी अचानक से बिली को जहरीले सांप ने काट लिया। इसे ही कहते हैं गरीबी में आटा गीला होना। एक तो पहले से खुद की जान के लाले पड़े, ऊपर से अब ये सांप। प्रियाल अकेले क्या क्या करे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, ये जानती हुई कि भी अब जहर तेजी से फैल रहा। वो उसकी मदद करती रही, लेकिन अंत में वो शैतान उसे भी खींचकर अपने साथ ले गया। अब बस वो बेचारी अकेली बची रहेगी। प्रियाल अभी भी बस भागी जा रहा है, जिस चीज को अब हम ऊपर से देख सकते हैं तो पता चलता है कि वो असल में एक ऐसी जगह पर लगातार घूमे जा रहा है, लेकिन अंत में उसकी मेहनत रंग लाई। वो आखिरकार रूट तक पहुंच ही गए जहाँ एक पुलिस कार आई उसकी मदद के लिए। हैरानी की बात तो ये थी कि वहाँ बिल और बेन दोनों ही मौजूद थे। उन्हें देखकर वो बहुत ही अच्छा महसूस करती है। तभी अचानक उसे एहसास हुआ कि उसका एक पैर तो काट कर कोई ले गया। जी हाँ, ये बस उसका एक वहम था। सच्चाई तो यही थी कि वो शैतान उसका पैर काट रहा है और फिर वही हाल करेगा जो उसके और दोस्तों का उसने किया है, जिसके साथ ही इस कहानी का यहीं पर अंत होता है। बड़ी ही डार्क एंडिंग थी, मतलब सभी दोस्तों की मौत हो गई। ये कहानी शुरू में हमें ये बताना चाहती है कि कैसे इंसान और प्रकृति के बीच सालों से जो जद्दोजहद चलती हुई आ रही है, कैसे इंसान प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसका परिणाम उन्हें एक दिन जरूर मिलेगा। और हम इसका नतीजा आज देख भी रहे हैं। कहीं पर तूफान आ रहा है तो कहीं पर बाढ़ आ रही है, कहीं पर इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है कि लोग जी नहीं पा रहे हैं। वेल, आपकी इस पर क्या राय हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।